चलिए नील, हम लोग इस क्लास स्टार्ट करते हैं फिर, है ना? एम आई ऑडिबल नील? यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे जहाँ तक बात थी, कल हम लोगों ने कुछ बेसिक पढ़ लिया था। कल की क्लास में कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है ना। तो अश्योरेंस का मतलब पढ़ लिया था। अब अश्योरेंस में आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करते हो और आप फोरकास्टिंग की ऑडिट करते हो, तो उसमें क्या फर्क होता है ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब यहाँ पर उसी डिफरेंस को इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है। देखो, जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट होती है ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट है, वो रीजनेबल अश्योरेंस की ऑडिट है। ठीक है। आप अपने आप को जो एंगेज कर रहे हो वो एक रीजनेबल अश्योरेंस के लिए कर रहे हो। और जबकि जो अपन ने कल जो फोरकास्ट का कंसेप्ट समझा था ना, कि आप कोई फोरकास्ट जैसे कि उसको आप ऑडिट करते हो, तो वो जो हमारा एग्जांपल है वो लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट का एग्जांपल है। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क और सिर्फ ये फर्क आएगा कि जब आप एक रीजनेबल अश्योरेंस के लिए एंगेज होंगे, तो जिस जो ऑडिट आप करेंगे उस ऑडिट से जो यूजर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्ड होगा। और जबकि लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट में यूजर का कॉन्फिडेंस जो होता है वो आपका कम बिल्ड होता है। ठीक है। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते हैं, तो वो जो है, हम लोग उस एंगेजमेंट को बेसिकली रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट इसलिए हम लोग कहते हैं। ठीक है। काम किस में ज्यादा करना पड़ेगा? काम आपको रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट में ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वहां पर आपको रीजनेबल अश्योरेंस देना है, और लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट में काम करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स की बात है, वहां पे लिमिटेड अश्योरेंस आपको देना है। फर्क जो कल हमने डिफरेंशिएट किया था वही है कि भाई जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट और फोरकास्टिंग का ऑडिट में करते हो, तो उसमें क्या फर्क होता है। ठीक है। ये इन्होंने कुछ डिफरेंशिएशन टेबल दे रखा है, दोनों में प्रैक्टिशनर होते हैं। अब एविडेंस का जो आप जो एविडेंस कलेक्ट करोगे, उस एविडेंस की वो एविडेंस कितनी होगी, ज्यादा होगी कम होगी। तो रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट में आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ड्रॉ करने पड़ते हैं, जिनके बेसिस पे आप रीजनेबल कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सको। जबकि लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट में आपको सिर्फ उतने एविडेंस गैदर करने पड़ते हैं जिनसे कि लिमिटेड कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। ठीक है। तो एविडेंस की क्वालिटी और क्वांटिटी किसके अंदर ज्यादा चाहिए? वो आपको रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट्स में ज्यादा चाहिए। लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट में आपको जो यहाँ पे एविडेंस चाहिए, वो सिर्फ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट इतने ही एविडेंस चाहिए कि एक लिमिटेड कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकें। ठीक है। इसके बाद थॉरो प्रोसीजर्स, आपको ज्यादा डिटेल प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। वो आपको यहाँ पे रीजनेबल अश्योरेंस में करने पड़ेंगे। उतने ज्यादा प्रोसीजर्स आपको लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट में परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, अब जब आप लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट में होते हो, तो आपको ये कंक्लूड करना है कि सब्जेक्ट मैटर सभी मटेरियल रिस्पेक्ट में ना, इन्होंने वर्ड जो यहाँ पे यूज किया है ना हमारे लिए, कि भाई जब आप एक रीजनेबल अश्योरेंस के लिए एंगेज हुए हो, तो आपको जो फाइनल रिपोर्टिंग करनी है, वो रिपोर्टिंग आपकी ये होगी कि भाई जो सब्जेक्ट मैटर है, दैट इज आर इन्फॉर्मेशन, जिस इन्फॉर्मेशन को आप ऑडिट कर रहे हो। ठीक है। दैट इज आर इन्फॉर्मेशन, है ना? कल जब डेफिनेशन पढ़ा था, तो मैंने आपको सब्जेक्ट मैटर वर्ड का वर्ड तक समझा दिया था। तो आपको ये कंक्लूड करना है कि भाई जो सब्जेक्ट मैटर है वो सभी मटेरियल रिस्पेक्ट में सूटेबल क्राइटेरिया के साथ मैच करता है। ठीक है। से फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो आपको क्या कंक्लूड करना है? आपको ये कंक्लूड करना है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सभी मटेरियल रिस्पेक्ट में। ठीक है। मटेरियल वर्ड का मतलब समझते हो क्या होता है? मटेरियल इज समथिंग इंपॉर्टेंट। मटेरियल वर्ड का मतलब इंपॉर्टेंट होता है ना, जैसे सुनो। हाँ, तो सभी मटेरियल रिस्पेक्ट में इन्होंने यहाँ पे बोला है कि आपको ये कंक्लूड करना है कि जो, जैसे से फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर आप ऑडिट करोगे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है हमारे? ये सब्जेक्ट मैटर है। आपको क्या कंक्लूड करना है कि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, दैट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सभी मटेरियल रिस्पेक्ट में किसको कंफर्म करता है? आइडेंटिफाइड क्राइटेरिया क्या है? किसके साथ कंपैरिजन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमारा फ्रेमवर्क होगा, उसके साथ मटेरियल रिस्पेक्ट में ये क्या करता है? कंफर्म करता है। इट कंफर्म दिस।
आ रहा है भी समझ में जो मैं पढ़ा रहा हूँ? इट कंफर्म्स दिस। Yes. आज तो कोई दिक्कत नहीं है ना? वॉइस में क्लियर आ रही है, सब अच्छे से सुनाई दे रहा है? Yes, sir. पूर्वा आपको भी? Yes, sir. ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पे कि भाई आप रीजनेबल अश्योरेंस में अगर एंगेज हुए हो तो आपको ये कंफर्म करना है कि आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो सभी मटेरियल रिस्पेक्ट में आपके सूटेबल क्राइटेरिया को कंफर्म करता है। और जबकि आप जब लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट में एंगेज होते हो तो आपको सिर्फ वो लिमिटेड जो है वो यहाँ पर लिमिटेड अश्योरेंस ही प्रोवाइड करानी है। तो जब लिमिटेड अश्योरेंस प्रोवाइड करानी है तो आपको ये कंक्लूड करना है कि भाई जो सब्जेक्ट मैटर है वो प्लॉसिबल सर्कमस्टांस। प्लॉसिबल का मतलब क्या होता है? वर्ड सुना है प्लॉसिबल आप लोगों ने पहले कभी? सुना है क्या वर्ड प्लॉसिबल? जल्दी बताओ। No, sir. प्लॉसिबल मीन्स रीजनेबल। प्लॉसिबल का मतलब कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट रीजनेबल। या प्रोबेबल आप बोल सकते हो, प्रोबेबली इन। ठीक है ना? कोई चीज आपको पॉसिबल, कोई सी चीज आपको प्रोबेबल लगती है। प्रोबेबल तो समझते हो, ये तो सुना है वर्ड प्रोबेबल। Yes, sir. मीन्स Yes, sir. प्रोबेबल। ठीक है। इन इन दी सर्कमस्टांसेस तो आपको लगता है कि, तो आपको कंक्लूड क्या करना है? आपको कंक्लूड ये करना है कि भाई जो सब्जेक्ट मैटर है आपका, ठीक है ना? से फॉर एग्जांपल, जैसे कल एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया था ना, फोरकास्टिंग और उसके बीच में जब इन्होंने कंपैरिजन किया था। तो आपका फोरकास्ट हो गया यहाँ पे। व्हाट इज फोरकास्ट? फोरकास्ट आपका सब्जेक्ट मैटर हो गया। तो ये जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। एक सेकंड, कहाँ चला गया? हम्म। तो ये जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, ये सब्जेक्ट मैटर किसके साथ? आपके जो भी सूटेबल क्राइटेरिया है, मतलब कंपैरिजन तो फोरकास्टिंग का यहाँ पे किसी ना किसी सूटेबल क्राइटेरिया के साथ ही होगा, है ना? तो ये जो सूटेबल क्राइटेरिया है, इस सूटेबल क्राइटेरिया के साथ इन रिस्पेक्ट टू कंक्लूडेड द सब्जेक्ट मैटर विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफाई सूटेबल क्राइटेरिया पॉसिबल। तो आपको ये नहीं बोलता कि भाई सभी मटेरियल रिस्पेक्ट में ये एक दूसरे को कंफर्म करते हैं। ठीक है, आपको बस बताना है प्रोबेबल है ये सर्कमडांसेस में, ये प्रोबेबली सूटेबल क्राइटेरिया के हिसाब से बनाए गए। ठीक है। क्लियर है भाई? समझ में आया फर्क दोनों के अंदर? वहां पे मटेरियल रिस्पेक्ट वर्ड यूज किया गया, यहाँ पे सिर्फ प्रोबेबल वर्ड यूज किया गया है, ये फर्क है ना? नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए नेहा, पूर्वा। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे पॉजिटिवली वर्ड ओपिनियन होगा, जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था। यहाँ पे हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस होगी, यहाँ पे मॉडरेट और लो लेवल ऑफ अश्योरेंस होगी। ये कल हमने एग्जांपल कल ऊपर भी पढ़ लिया था। ठीक है, जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और जबकि आप जब लिमिटेड अश्योरेंस के लिए काम करते हो तो एक नेगेटिवली वर्ड स्टेटमेंट देते हो जहां पे आप ये लिखते हो कि हमारे को ऐसा कुछ नहीं दिखा है, नथिंग हैज कम टू अटेंशन, जिससे कि हमें लगे कि भाई ये काम सही नहीं किया गया है। ठीक ठीक हमारे हिसाब से ही ठीक किया गया है, बट हमारे को ऐसा कुछ नहीं मिला, ये फर्क होता है। क्लियर है भाई? समझ में आया रीजनेबल अश्योरेंस में और इसमें क्या फर्क है? तो सर ये नेगेटिव कैसे Yes, हुआ sir. इट इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव स्टेटमेंट क्योंकि इट इज स्टार्टिंग विद नेगेटिव वर्ड। नथिंग, नथिंग इज वर्ड नेगेटिव, एवरीथिंग इज वर्ड पॉजिटिव। इसके इसके लिए इसको ना, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, तो स्टार्टिंग, इट इज स्टार्टिंग विद सम नेगेटिव वर्ड कि भाई कुछ नहीं आया हमारे ध्यान में। वहां पर आप क्या बोल रहे हो और यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो, फर्क है। यहाँ आप बोल रहे हो जब आप हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस की बात कर रहे हो कि भाई हम, वी आर पॉजिटिवली वर्डिंग कि भाई हम ये कह रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे आर कंफर्मिंग इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। ठीक है, दे आर प्रेजेंटिंग दी ट्रू एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये स्टार्टिंग जो हो रही है वर्ड की, वो ये कह रही है कि भाई हम ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे आर गिविंग ट्रू एंड फेयर ओपिनियन, सो दिस इज द पॉजिटिव स्टेटमेंट। हाँ भाई चलो सही है। हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है ना? आप अगर मुझसे कोई एक पर्सन, एक बच्चे के ऊपर ओपिनियन मांगे और मैं अगर कहूँ कि नहीं नहीं ये बच्चा अच्छा है,
तो आप बोलोगे, तो ये मेरी तरफ से एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिखेगा। अब मुझसे कोई पूछे कि ये बच्चा अच्छा है या नहीं, तो मेरे को मुझे नहीं पता यार, पर मेरे को कभी ऐसा कुछ दिखा नहीं जिसके बेसिस पे मैं ये बोलूँ कि ये बच्चा अच्छा नहीं है। तो इस बात में आपका कॉन्फिडेंस कम आएगा ना? यस और नो? दो यस स्टेटमेंट को सर। कंपेयर करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपने का कंपैरिजन जो था, वो सामने वाले का कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्ड होगा, इट इज अ पॉजिटिवली वर्डेड स्टेटमेंट कि यार कोई कह रहा है कि ये बच्चा अच्छा है। और दूसरी जगह पे कोई कह रहा है यार मेरे को पता नहीं, मेरे मेरे को ये मेरी मेरी आंखों के सामने ऐसा कुछ नहीं आया जिससे मैं बोल सकूं कि ये बच्चा खराब है, बाकी वो तो पता है। तो दिस इज अ नेगेटिव, वो एक फर्क है दोनों के बीच में। क्लियर है? समझ में आ गया? ऑफ कोर्स सी बात है, कॉन्फिडेंस यूजर का किस वाले में ज्यादा होगा? वो लिमिटेड में ज्यादा होगा या रीजनेबल अश्योरेंस के केस में ज्यादा होगा? किस में ज्यादा होगा? रीजनेबल। रीजनेबल अश्योरेंस के केस। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट्स। ठीक है, अब एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट्स क्या है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ रीजनेबल। अब जो बेसिकली हम लोगों का जो फोकस, जो आगे की पढ़ाई हम लोगों को इस सब्जेक्ट में करनी है, वो हम लोग एक्सटर्नल ऑडिट के पे करेंगे। देखो, ऑडिट बहुत तरह की हो सकती है। ठीक है, हम लोगों की जो फोकस है वो किसके ऊपर है? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट पे फोकस है। किस पे फोकस है वो यहाँ पे? वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट दो तरह की हो सकती है। एक आपकी एक्सटर्नल ऑडिट, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑडिट होती है जिसको हम लोग इंटरनल ऑडिट कहते हैं। अब इनमें फर्क बस इतना सा है, जैसे कि से फॉर एग्जांपल, इसको इस तरीके से समझ लो, आपकी क्लास का इंस्पेक्शन होने वाला है। तो आपकी क्लास टीचर चाहती है कि भाई पहले मैं खुद सब कुछ देख लूं कि भाई मेरी क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बच्चे ढंग से कपड़े पहन के आए हैं नहीं आए हैं, क्लास में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो भी चीज है। ठीक है, सो इट इज नॉट एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, इट इज इंटरनल इंस्पेक्शन, क्योंकि वो क्लास टीचर तो आपकी खुद की क्लास की टीचर है ना। तो इट इज इंटरनल इंस्पेक्शन। तो इसी तरीके से जब ऑडिट, कोई भी बिजनेस अपने इंटरनल स्टाफ से, है ना, ऑडिट किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेसेस बनाएंगे? यस और नो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन यस बनाएगा? सर। यस बिजनेसेस सर। बनाएंगे। तो जब कोई भी बिजनेस अपने इंटरनल स्टाफ से, जो उनके एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज नहीं भी हो तो भी ऐसे लोग जो कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई भी दूसरा पर्सन हो सकता है जो कि इंटरनल ऑडिट यहाँ पे करेगा बिफोर एक्सटर्नल ऑडिट। तो उसको हम लोग, जब बिजनेस अपने इंटरनल स्टाफ से काम कराता है, इंटरनल स्टाफ से काम कराता है, तो उसको इंटरनल ऑडिट कहते हैं। और जबकि एक्सटर्नल ऑडिट होती है, वो ऑडिट यहाँ पे बाहर के लोग करते हैं, मतलब वो लोग जो कि इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, वो एक्सटर्नल ऑडिट होती है, वो बाहर के लोग हैं, वो बिजनेस के लोग नहीं है। ठीक है, वो ऑडिटर्स हैं, वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं, वो आएंगे, वो ऑडिट करेंगे और उसके बेस पे अपनी रिपोर्ट रखेंगे। तो जब आपने अपने इंटरनल स्टाफ से ऑडिट कराया, इट इज इंटरनल, और जब कोई बाहर से आके ऑडिट करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सटर्नल ऑडिट कहेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है, ये फर्क होगा। तो यहाँ पे अब हम लोगों का फोकस जो है वो पूरी तरीके से किसके ऊपर है? एक्सटर्नल ऑडिट पे। हालांकि कुछ इंटरनल ऑडिट का भी एक स्टैंडर्ड है, हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ISA 200 लिखा हुआ है। अब ISA 200 क्या है? तो जैसे आपके अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैसे ही हमारे पास ISA करके स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। ठीक है, ISA उसको हमारे इंडिया के अंदर जो चलते हैं उनको ISA नहीं कहते, हम उनको ऐसे कहते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। अब ISA, अब इनको बनाता कौन है, कैसे बनते हैं, वो सब चीजें हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे। अब ISA 200 एक स्टैंडर्ड है। वो क्या कह रहा है कि भाई एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट करने का पर्पस क्या होता है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीजनेबल अश्योरेंस। ठीक है, तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग स्टेट्स द पर्पस ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट इज टू। तो ISA 200 क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव
ये ऑडिट करने का एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटेंडेड यूजर का डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस क्या करा जा सके, बिल्ड किया जा सके। सिंपल सी बात। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट होने से पहले उस पे जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत कम था यूजर का। इंटेंडेड यूजर टर्म क्लियर करती थी भाई वो लोग जिनको की रिक्वायरमेंट है, जिनको देखने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेटा क्या बात है कि जो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना चाहते हैं, उससे कोई अपनी इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग लेना चाहते हैं, तो उन लोगों का ऑडिट से पहले उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कॉन्फिडेंस नहीं के बराबर है। तो ऑडिट का पर्पस क्या है कि उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना, एनहांस करना। ये सिंपल सा हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है, समझ में आ गई बात यहाँ पे? यस और नो? तो ओवरऑल यस। ऑब्जेक्टिव है क्या आपका भाई यहाँ पे? कॉन्फिडेंस एनहांस करना, ये बेटा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है आपका, है ना? ये आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है भाई, समझ में आई बात यहाँ पे? दिस इज योर यस सर। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। अब इस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कैसे करोगे? तो आईएसए 200 कहता है इसको अचीव कैसे किया जा सकता है। क्या क्या करेगा ऑडिटर्स को अचीव करने के लिए? एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑफ वेदर द फाइन। तो वो अचीव करने के लिए ऑडिटर यहाँ पे एक ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, जिस ओपिनियन में ये बताएगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिसके अंदर कॉन्फिडेंस एनहांस करना है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एंड दे आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो दो बातें आपको बतानी है कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, और इन्हें एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डेंस में बनाया गया है। तो ये ओपिनियन देकर ना आप बेटा, ये ओपिनियन देकर के आप क्या कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस एनहांस कर सकते हैं। क्लियर है? ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई आप जो ओपिनियन देते हो उस ओपिनियन में होता क्या है। उस ओपिनियन में दो बातें होती है। एक, आप ये बोलते हो कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल रिस्पेक्ट में ट्रू एंड फेयर व्यू का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और इन्हें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डेंस में बनाया गया है। क्लियर है बेटा, समझ में आई बात यहाँ पे? यस और नो? यस सर। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या इन लोगों ने बोला है। दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी अप्लाई विद वेराइटी। अब इन्होंने बोला है कि हमारा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होगा ना, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या पूरी कंट्री, पूरी दुनिया में एक तरीके का ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि आप ऑडिट किस कंट्री के जुरिडिक्शन में रह करके कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज का सेम हो सकता है, कंट्रीज के अलग अलग हो सकते हैं। डिपेंड करता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दिया हुआ कहाँ होता है, बताओगे मेरे को आप लोग? वेयर इट इज गिवन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहाँ गिवन है? इंडिया में हम लोग रह रहे हैं तो अभी तो यहीं की बात कर लेते हैं। हालांकि क्योंकि हम एसीसीए के स्टूडेंट हैं तो वी आर मोर इंटेंडेड टू टेकिंग, वी आर मोर रिक्वायर्ड टू टेक एग्जांपल्स फ्रॉम द कंट्री ऑफ यूके। ठीक है, लेकिन अभी के लिए से फॉर एग्जांपल अभी हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारे यहाँ पर जो कंपनीज हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनको जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो करना है वो कहाँ गिवन है, स्पेशली कंपनीज के केस में? बताओ। इंडिया में तो कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013, ऑफ यस ऑफ कोर्स। ऐसे ही इवन आप यूके में जाओगे तो वहां का भी कंपनीज एक्ट है। वहां के भी और दूसरी जितने भी बिजनेस फॉर्म्स हैं उनके लिए अलग कानून बने गए हैं जिनके अंदर ये बताया गया है कि उन्हें किस तरीके से अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करनी है। उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क गिवन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई डिपेंडिंग कि भाई आपका क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कंट्री में फॉर्म फॉलो किया जाता है। इस बुक में हम लोगों ने इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको यूज में लिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो आपको कुछ स्टैंडर्ड्स पढ़ने भी पड़ेंगे, है ना? क्योंकि उन्हीं के सर बेसिस पे हमको जवाब देना पड़ता है जो इंटरनेशनल होता है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? यहाँ पे रिलेवेंट कौन से मैं बता दूंगा, वो रिलेवेंट आपको पढ़ने पड़ेंगे। चले आगे बढ़े। स्टैंडर्ड के नंबर भी याद करने के सर? नहीं, स्टैंडर्ड के नंबर याद करना जरूरी नहीं है अभी आपके लिए। ओके। इट इज ओनली दैट यू आर रिक्वायर्ड टू बी रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड कि भाई वो स्टैंडर्ड क्या है, क्या है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या स्टैंडर्ड अप्लाई होगा।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर आपको याद रहना जरूरी नहीं है, बट जनरली देखो ध्यान रह जाते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है नंबर याद करना। आपको अब जैसे ISA 200 पता चल गया क्या है, तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ भी उसमें ओवरऑल ऑब्जेक्टिव गिवन है ऑडिट का। ठीक है भी। ओके सर। यस सर। अब इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि भाई कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पता होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे फ्रॉम जो अप्लाइड नॉलेज लेवल, अभी लेवल कौन सा चल रहा है आप लोगों का? अप्लाइड नॉलेज लेवल हो गया। यस सर, स्किल लेवल चल रहा है। अब तो स्किल लेवल चल रहा है ना, तो आपने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड अप्लाइड नॉलेज लेवल पे पढ़े हैं, उन्हीं वो अप्लाइड नॉलेज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पता होने चाहिए। उन्हीं की बेसिस पे हम लोग ऑडिट में, मतलब कुछ जरूरी नहीं है, यहाँ पे सर्टेन कुछ है। चले आगे बढ़े इसको यहाँ पे। यस सर। अब इन्होंने यहाँ पे बोला था कि भाई हमारा ओपिनियन जो है वो ओपिनियन कैसा होगा, ओपिनियन ट्रू होगा और फेयर, मतलब हम जो ओपिनियन देते हैं ना उस लैंग्वेज में, उस ओपिनियन की लैंग्वेज में ये लिखा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ दी, फेयर फेयर व्यू ऑफ दी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, है ना। तो ट्रू एंड फेयर वर्ड का वहां पे यूज किया गया है। अब ट्रू का मतलब क्या और फेयर का मतलब क्या है इन्होंने समझा दिया। ट्रू का मतलब है फैक्चुअली करेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ कंफर्म करती हो, रिलेवेंट, नॉट ओनली विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रिलेवेंट लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब लॉ, हमारे देश का कानून, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ कंफर्म करती हो और अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स के साथ एग्री करती हो, ये ट्रू का मतलब है। तो ट्रू में तीन चीजें हो गई। एक तो इन्होंने बोला है कि इंफॉर्मेशन, जब हम ये ओपिनियन दे रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फैक्चुअली करेक्ट है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और जो रिलेवेंट लेजिस्लेशन है दैट इज लॉ, जो जो इंफॉर्मेशन हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी है बिजनेसमैन ने, वो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड लॉ को कंफर्म करती है। और तीसरी चीज जो हम ये बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इट इज बेस्ड अपॉन अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब ये अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स की बात क्या है भाई, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं, आप बता सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने का क्या प्रोसीजर है, वेयर इट स्टार्ट, द जर्नी स्टार्ट फ्रॉम वेयर पी आपकी। एंड एल। नहीं नहीं, कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से होती है, फर्स्ट क्या होता है अकाउंटिंग का? मतलब सर क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब अकाउंटिंग आपकी स्टार्ट कहाँ से होगी, फर्स्ट स्टेप क्या अकाउंटिंग का, वो बताओ। जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, ठीक है। जर्नल एंट्रीज भी तो अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप है, बट जर्नल एंट्री किसके ऊपर बेस्ड होती है? इट इज बेस्ड ऑन इनवॉइसिंग, इनवॉइसिंग एंड वाउचर्स, ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड होती है। हाँ जी। देन फिर जर्नल एंट्रीज, देन अगर लेजर पोस्टिंग की जरूरत है, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस आ जाता है और तब आपके लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, ठीक है भाई, गलत तो नहीं बोल रहा मैं कुछ यहाँ पे? तुम लोग अकाउंट ज्यादा जानते हो मेरे से, है ना। मुझे ही नहीं आती अकाउंट्स, तुम लोग ही ज्यादा जानते हो, है ना। तो आप क्या बोल रहे हो जब आप ये कह रहे हो कि भाई आप जब ओपिनियन दे रहे हो अपनी रिपोर्ट के अंदर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो इट्स का मतलब क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन है वो फैक्चुअली करेक्ट है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और लॉ को कंफर्म करती है और वो अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स पे बेस्ड है। तो अल्टीमेटली इसका मतलब आपने इनवॉइसिंग देखी होगी, आपने जर्नल एंट्री देखी होगी, आपने लेजर देखे होंगे, आपने ट्रायल बैलेंस देखे होंगे, तभी तो आप बोलोगे कि हाँ भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ समराइजेशन है, समरी है ना, वो तो एक रिजल्ट है, वो तो कि भाई पूरे साल क्या किया, तो पूरे साल का रिकॉर्ड कंफर्म करेंगे, कर रहा होगा तभी तो वो सही है, आया ना, उसको अलग से तो नहीं बना सकते। ये बताओ। यस सर। हाँ, तो आप जब कह रहे हो कि इट इज ट्रू, इट मींस कि सर इसके अंदर फैक्चुअली करेक्ट इंफॉर्मेशन है, इट इज बेस्ड अपॉन एएस एंड लॉ एंड इट इज बेस्ड अपॉन अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स।
अच्छा, फेयर का मतलब क्या है? फेयर का मतलब कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो इंफॉर्मेशन साफ सुथरी है, क्लियर है, इम्पार्शियल है, अनबाइज्ड है, जो कि कमर्शियल सब्सटेंस ट्रांजैक्शन के दिखाती है। ये फर्क है दोनों के अंदर। क्लियर, इम्पार्शियल एंड अनबाइज्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जहां पे फैक्ट्स की बात करी गई है वो ट्रू में बात करी गई है। फेयर का मतलब इट इज क्लियर, इम्पार्शियल एंड अनबाइज्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर का मतलब है कि भाई कोई देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, इट इज क्लियर। इट इज इम्पार्शियल एंड इट इज अनबाइज्ड इंफॉर्मेशन, जो एंटिटी के कमर्शियल सब्सटेंस को क्या करती है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है। तो आगे पे समझ में आप पे ट्रू एंड फेयर का मतलब, यस और नो, तुम जब फैक्ट्स की बात करते हैं तो वो ट्रू है। और जब इंफॉर्मेशन क्लियर का मतलब होता है कि भाई वो ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको कोई पढ़ेगा तो समझ जाएगा क्या है, वो इम्पार्शियल है, उसमें पार्शलिटी नहीं करी गई है, और वो इन्फॉर्मेशन अनबाइज्ड है। तो इस तरीके का डिफरेंशिएशन इन्होंने ट्रू एंड फेयर में दिया है। क्लियर है भाई? समझ में आ गया ट्रू एंड फेयर के बीच में डिफरेंस क्या है, यस और नो? Yes. ठीक है, ये अभी हमारा ISA 200 ही चल रहा है पूरा ना। जो भी बातें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इट इज ऑल गिवन अंडर ISA 200। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई यहाँ पे इंटेंडेड यूजर के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना। अब ISA 200 की ये लैंग्वेज है कि आपको रीजनेबल अश्योरेंस लेना है about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error। मैं एक बात आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि ऑडिट के साथ ये बहुत जरूरी चीज है कि आपको लैंग्वेज भी याद रहनी चाहिए। ठीक है, आप समझते हो लैंग्वेज को, अलग बात है। ठीक है, लेकिन ऑडिट के अंदर लैंग्वेज का बहुत इंपैक्ट होता है। जब आप लिखोगे तो ये फर्क पड़ेगा कि भाई ISA 200 में क्या लिखा गया और आप क्या लिख रहे हो। और एक एक वर्ड का मतलब है यहाँ पर ना, एक एक वर्ड। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब है, फ्रॉड का मतलब है, एरर का मतलब है। हर चीज को स्टैंडर्ड्स में डिफाइन किया गया है। तो हमको स्ट्रिक्टली यहाँ पे स्टिक रहना है कि भाई यहाँ पर क्या लिखा गया है, और उसी वही चीज हम लोग हमारे पेपर में भी लिख कर गए हैं। तो ISA 200 में लिखा है कि भाई ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि आपको रीजनेबल अश्योरेंस लेना है। कैसा अश्योरेंस लेना है यहाँ पे? व्हाट इज रिक्वायर्ड? ISA 200 आपसे क्या चाह रहा है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते टाइम कैसा अश्योरेंस लेंगे? यू आर रिक्वायर्ड टू टेक रीजनेबल अश्योरेंस। ठीक है। अब एक आप सोचोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, रीजनेबल अश्योरेंस तो ऊपर ही बढ़ाया आपने, अभी क्या है फर्क? बहुत बहुत एक मेजर लायबिलिटी की बात होती है। ठीक है, तो मेजर लायबिलिटी की होती है, से फॉर एग्जांपल ना, कि आप ऑडिटर हो, आपने किसी कंपनी को ऑडिट किया और आपने बोला कि हाँ भाई इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। अब अगर उसमें गलतियां निकल गई या कोई बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया तो किसकी लायबिलिटी होगी वो, ये बताओ? किसकी लायबिलिटी होगी वो? Okay. अपनी, मतलब अपनी, अपन कौन है? हु आर वी? Auditor. वी आर दी ऑडिटर्स, External पूर्वा। auditor. Yes, sir. सो आपकी लाइबिलिटी होगी कि अभी इसके अंदर, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आपने कितनी बार न्यूज़ पर ऐसे मैटर देख लिए, बहुत कब कौन से सर्कमस्टांसेस में होगा वो भी हम बताएंगे कि आपकी लाइबिलिटी होगी। तो अगर आपने ऑडिट कर लिया, यू आर सेइंग कि ट्रू एंड फेयर व्यू का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट स्टिल वहां पे कोई बड़ा फ्रॉड या कोई किसी तरह की कोई ऐसी एरर निकल के आ जाती है जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो भी ऑडिटर की लायबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस आप ISA 200 जो है वो आपको क्या कह रहा है, वो आपको रीजनेबल अश्योरेंस लेने के लिए कह रहा है, वो आपको कंप्लीट इंश्योरेंस लेने के लिए नहीं कह रहा है। तो दोनों में फर्क हो गया। क्यों भाई? क्योंकि आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी कंपनी की आप 100% ऑडिट कर सको, ये पॉसिबल ही नहीं है, उसकी लिमिटेशंस अपने आप में, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अदरवाइज तो बेचारा हर ऑडिटर जेल में ही बैठा होता, क्योंकि हर कंपनी में फ्रॉड होते हैं, हर कंपनी में कुछ ना कुछ घोटाले होते हैं, कोई टैक्स नहीं भर रहा, कुछ नहीं भर रहा। तो ऐसे तो हर ऑडिटर अपने आप में जेल में बैठा होगा। तो देर इज सर्टेन लिमिटेशन कि आप चाह कर भी 100% अश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो इवन
हमें करना भी नहीं है वो काम। हमारा जो स्टैंडर्ड हमसे चाहता है वो चाहता है कि आप सिर्फ कितना काम करें कि आप एक रीजनेबल अश्योरेंस ले लें। क्लियर है बात, समझ में आई यहाँ पे? यस और नो? तो इस रीजनेबल वर्ड की Yes. अहमियत है, देखो ना, आपका स्टैंडर्ड आपसे क्या चाह रहा है कि आप सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस के लिए काम करो, आप कंप्लीट अश्योरेंस के लिए काम मत करो। क्लियर है बेटा, समझ में आया यहाँ पे? यस और नो? और सर मटेरियल में स्टेटमेंट समझ आया, लेकिन ये तो आगे आ सकता था, फिर भी ऑडिटर ने नहीं अपनी स्टेटमेंट ओपिनियन में दिया, तो फिर मटीरियल मिस स्टेटमेंट क्या हुआ है? किसी भी कंपनी का ऑडिट करते हुए मटेरियल फ्रॉड आ जाता आगे, हम्म। लेकिन वो ऑडिटर ने जानबूझ के नहीं अपने ओपिनियन में ऐड किया उसको, देन तो लाइबिलिटी होगी। हाँ, वो तो होगी रही ना कि अगर कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, आप रीजनेबली तो काम करना है ना, रीजनेबल अश्योरेंस तो आपको लेना है। अगर आपका काम रीजनेबल अश्योरेंस भी आपने नहीं लिया है, ठीक है, नेग्लिजेंस आपकी उसके अंदर रही है, तो फिर वहां पर आपकी लायबिलिटी होगी। ठीक है। अब आपका काम कंपैरिजन किससे किया जाएगा? देखो, कोई भी प्रोफेशनल व्यक्ति होता है ना जो काम करता है, प्रोफेशनल पर्सन, मैं अगर मेरे क्लाइंट को सर्विस दे रहा हूं तो मुझे ये बताओ कि वो सर्विस मैंने उसको मेरी सर्विस की क्वालिटी अच्छी थी या उसमें नेग्लिजेंस थी, आप ये कैसे कंपेयर करोगे? डिपेंड करता है कि उस काम को करने के लिए स्टैंडर्ड्स क्या गिवन है। अगर मैंने वो स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं तो मेरी सर्विस ठीक है, फिर उसके बाद रिजल्ट अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। आप कोई डॉक्टर है, उसको जो प्रोसीजर गिवन है उस बीमारी में अगर उसने पूरे किए, ठीक है, और फिर भी वो पेशेंट नहीं बच पाया, तो उस डॉक्टर की गलती नहीं है। फिर मानते हो नहीं मानते बात ये? ये सुनो। यस सर। ठीक, Yes. मानते हो ना ये बात पूर्वा? ये सुनो जी। यस सर। तो इसी तरीके से हम ऑडिटर्स को भी काम करना है। कैसे? जो स्टैंडर्ड्स हमारे गिवन है, ये ISA 200 पढ़ा ना, ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड है, तो अगर हमने उन स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के, उन स्टैंडर्ड्स ने हमसे जो चाहा है कि भाई आपको काम इस तरीके से करना है, वो हमने किया है, उसके बाद भी अगर कोई इवन इट इज मटेरियल मिस स्टेटमेंट तब उसके बाद भी रह जाता है, तो भी उसके लिए हमारी लायबिलिटी नहीं होगी। तो रीजनेबल अश्योरेंस आप तभी ले सकते हो जब आपको जो स्टैंडर्ड बोल रहा है वो काम कर लो। एज पर स्टैंडर्ड काम किया है भैया, हमने रीजनेबल अश्योरेंस लिया है, बियॉन्ड स्टैंडर्ड जाकर काम करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं जब स्टैंडर्ड साइलेंट होते हैं उस जगह पे, तब हमको हमारा प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म अप्लाई करना पड़ता है, हमारा एक्सपीरियंस अप्लाई करना पड़ता है प्रोफेशनल। उसके बाद हम लोग ले सकते हैं। कई कई हर चीज के लिए स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, ये बात मानते हो? नहीं हो सकता ना हर चीज के लिए स्टैंडर्ड, तो सुनो। यस सर। तो वो एक अलग सिचुएशन हो सकती है। तो रीजनेबल अश्योरेंस लेने का मतलब बस यही है जनरली कि भाई आपने एज पर स्टैंडर्ड काम किया है, इतनी सी बात है। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। तो आपसे ISA 200 क्या मांग रहा है? आपसे ISA 200 कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको रीजनेबल अश्योरेंस लेना है इस रिगार्डिंग टू कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो चाहे भी वो फ्रॉड की वजह से हो या एरर की वजह से, अगर कोई मटेरियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उससे फ्री है, इस बात का रीजनेबल अश्योरेंस आपको लेना है। एंड देन यू आर रिक्वायर्ड टू express an opinion whether the financial statements are prepared in all material respect in accordance with an applicable financial reporting framework, report on the financial statements and communicate as required by the ISA in accordance with the auditor finding। तो रीजनेबल अश्योरेंस लेना है, ओपिनियन एक्सप्रेस करना है कि भी क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सभी मटेरियल रिस्पेक्ट में एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग्स में बनाए गए हैं, और वो ओपिनियन एक रिपोर्ट में आपको देना है ना। आप वर्बल ओपिनियन नहीं दोगे, वो रिपोर्ट, ये जो ओपिनियन आप एक्सप्रेस करोगे क्या होगा ये? इट विल बी द पार्ट ऑफ रिपोर्ट। ठीक है भाई, समझ में आई बात यहाँ पे? यस और नो? इट विल बी द पार्ट ऑफ रिपोर्ट। Yes. ठीक है, यही आपकी रिपोर्ट होगी जो आपको यहाँ पर देनी है। ठीक है, और ये रिपोर्ट आपको कम्युनिकेट करनी है एज रिक्वायर्ड। इस ये रिपोर्ट देनी किसको है? वो भी एज रिक्वायर्ड बाय ISA। ISA कहता है कि भाई आपको किसको रिपोर्टिंग करनी है, अपनी रिपोर्ट बनाकर किसको हैंड ओवर करनी है, किसको एड्रेस करनी है, आपकी फाइंडिंग्स के साथ में, ये आपका काम है। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है, एक लास्ट छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट की जरूरत क्यों है। पहली बात, क्यों कराने की जरूरत है ऑडिट? पर्पस, जरूरत क्या है भाई हम ऑडिट कराने की?
क्योंकि शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट नहीं करते बिजनेस के अंदर, वो पैसा तो इन्वेस्ट कर रहे हैं बट दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस, सो दे वांट टू नो कि भाई कि उनके पैसे का क्या यूज कंपनी ने लिया है। ठीक है, दे वांट द ट्रू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, है ना। मैं पैसा लगा रहा हूं, मैं मेरे को ये तो बताओ तुमने मेरे पैसे का किया क्या है, क्या खरीदा, क्या डे टू डे एक्सपेंसेस किए। ठीक है, तो उसके लिए जरूरत है एक्सटर्नल ऑडिट की। शेयर होल्डर्स नहीं करते होते ना बिजनेस में इन्वॉल्व जनरली, यस और नो। यस। ठीक है, डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं कंपनी को ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, डायरेक्टर्स प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, डायरेक्टर्स, अब इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि भाई डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में एक दिक्कत है। डायरेक्टर्स के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं और शेयर होल्डर्स के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। शेयर होल्डर्स का तो एक ही ऑब्जेक्टिव है, इट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर वेल्थ, है ना भाई। शेयर होल्डर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, हमारी वेल्थ मैक्सिमाइज करो। आज मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए तो मैं बस कंपनी से ये उम्मीद करता हूँ कि वो इस तरीके से काम करे कि मेरे शेयर के प्राइसेस बढ़ते जाएं, मेरे शेयर्स में प्रॉफिट ऐड होता जाए, यही है मेरा, कैपिटल ग्रो करे, मेरा और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ गया, यस और नो। Yes. जबकि डायरेक्टर्स चाहते हैं देयर मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर ओन वेल्थ, वो खुद ज्यादा पैसा कमाए। वो खुद ज्यादा पैसा कब कमाएंगे, यहाँ पे, जब वो ज्यादा पैसा कंपनी से चार्ज कर पाएंगे। डायरेक्टर्स जनरली सैलरी चार्ज करते हैं ना कंपनी से। वेरियस इंसेंटिव टू मैनिपुलेट द फाइनेंस शो डिफरेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, हेंस द नीड फॉर इंडिपेंडेंट रिव्यू। तो इस वजह से, क्योंकि पैसा तो शेयर होल्डर्स का है कंपनी में लगा हुआ, डायरेक्टर्स के अपने खुद के सेल्फ ऑब्जेक्टिव हैं, जिस वजह से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो दिस बीइंग द रीजन हमें यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो। Yes. इन मोस्ट ज्यादातर कंट्रीज में पब्लिक कंपनीज जो होती हैं, लार्ज कंपनीज होती हैं, उनको बाय लॉ जरूरी होता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सटर्नल ऑडिटर से ऑडिट कराएं। ठीक है, वो कंपनीज जिनको की रिक्वायर्ड नहीं है, वो अपनी इच्छा से, बट ऐसा है नहीं, कंपनी फॉर्म में जनरली हर कंट्री के अंदर यहाँ पे ऑडिट कराना रिक्वायर्ड है। समझ में आया यहाँ पे, यस और नो। यस। फायदे क्या Yes. होंगे आपको, जो ऑडिट अगर आप कराओगे, मतलब ये सिर्फ बेसिक बेसिक टॉपिक है, बहुत ज्यादा इनको डिस्कस नहीं करना। ठीक है, स्कूल जैसी बातें हैं कि हायर क्वालिटी इंफॉर्मेशन विच इज मोर एम्प्लॉय रिलायबल, इंप्रूविंग द रेपुटेशन इन दी मार्केट। तो ऑडिट कराने से फायदा क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो और अच्छी क्वालिटी की होगी, मार्केट में आपकी कंपनी की रेपुटेशन बनेगी। इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी, क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर होगा वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, वो इंडिपेंडेंटली स्क्रूटनी करेगा, जो स्क्रूटनी मैनेजमेंट के लिए भी वैल्यूएबल हो सकती है। ठीक है, फ्रॉड और मैनेजमेंट बाइस का रिस्क आपका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ऑडिटर एक बाइस, फ्रॉड एंड एरर डिटेक्ट करने की भी काम में आती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स में अगर कोई डेफिशिएंसी है तो ऑडिटर उसको क्या कर देता है, हाईलाइट कर देता है। माइट बी कुछ टर्म्स आपके लिए यहाँ पे नए होंगे, जैसे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में आपने नहीं पढ़ा, ये नहीं सुना ना कभी, तो सुनो, पढ़ेंगे इसको ना हम आगे क्या होता है। तो अगर आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कोई डेफिशिएंसी है तो वो हाईलाइट हो जाएगी। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको ऑडिट में होने वाले हैं। क्लियर है, पे समझ में आ गई यहाँ तक बात, यस और नो। Yes. ठीक है, और क्या बचा है इस चैप्टर में हमारे पास, ज्यादा कुछ है नहीं। एक ये पढ़ लेते हैं, एक्सपेक्टेशन गैप, है ना। जैसा मैंने, वैसे ही मैंने बात आपको समझा दी है कि भाई एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस है, एक रीजनेबल एश्योरेंस है। हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% ट्रूली करेक्ट है। ठीक है, तो एक एक्सपेक्टेशन है। अब खाली सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक्सपेक्टेशन और भी होती है। मैंने आपको ये समझाया कि हमारा क्लाइंट कौन है, कौन है हमारा क्लाइंट, कौन है जो इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कर रहा है या जो इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहा है, हमारा क्लाइंट कौन है। बिजनेस ठीक है, बिजनेसेस इंफॉर्मेशन। हमारे क्लाइंट हैं जो इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो होता क्या है कि एक्सपेक्टेशन गैप में इन्होंने बोला कि जो पर्सन यूजर है, जो पर्सन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड कर रहा है, द पर्सन हु इज रीडिंग देम ना, तो होता क्या है वो उनको नहीं पता। ठीक है, वो तो कोई देखो कॉमन पर्सन हो सकता है, अब लाखों लोग शेयर्स खरीद रहे हैं, दे आर नॉट फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड,
तो उनको नहीं पता कि आपने ऑडिट में क्या पढ़ा है, नहीं पता ना, जैसे आपको नहीं पता उन्होंने इंजीनियरिंग में क्या पढ़ा है, उन्होंने एमबीबीएस में क्या पढ़ा है, लॉ में क्या पढ़ा है, आपको नहीं पता, तो ऐसे उनको भी नहीं पता कि आप ऑडिट में क्या पढ़ रहे हो, तो उनको थोड़ा ना पता है कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, उनको पता है कि एक बात बताओ, नो सर। नहीं पता ना। तो अब यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम किसका है, कौन बनाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप बनाओगे या बिजनेस बिजनेस। बनाएगा, बिजनेस। बिजनेस बनाएगा। लेकिन कई बार यूजर को ये लगता है कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी ऑडिटर की है, दिस इज एन एक्सपेक्टेशन गैप। तो ये हमको क्लियर करना पड़ता है, ये हमारे ऑडिट रिपोर्ट में हम लोग लिख करके देते हैं, भैया ये बनाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, ये बनाने की जिम्मेदारी कंपनी के मैनेजमेंट की है। ठीक है, तो ये सब चीजें एक्सपेक्टेशन गैप के अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा यूजर को ये लगता है कि हमने सारे ट्रांजेक्शन्स चेक किए होंगे, क्या ये पॉसिबल है कि आप एक एक ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हो, इज इट पॉसिबल। नो सर। रिलायंस की ऑडिट करनी होगी, रिलायंस के एक साल में कितने ट्रांजेक्शन होते होंगे, ये पॉसिबल है कि आप एक बैठ के एक एक ट्रांजेक्शन ऑडिट कर पाओ, इज इट पॉसिबल। नो नहीं। सर। तो आपको तो ये चीज पता है लेकिन उसको नहीं पता यूजर को, लेकिन वो आपसे ये एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि भाई आपने सारे ट्रांजेक्शन चेक किए होंगे, ये एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, उसको लग रहा है कि अगर कोई फ्रॉड होगा तो आपको तो पकड़ में आएगा ही सही, बट ये जरूरी नहीं है कि आप सभी तरह के फ्रॉड्स को ढूंढ पाओ। ठीक है, आपका काम भी नहीं है सारे फ्रॉड्स को ढूंढना, फ्रॉड्स को ढूंढने का काम, उनको रोकने का काम प्राइमरी किसका है, आपका काम है या मैनेजमेंट का काम है, ये किसका काम है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम है। तो आप क्या कर सकते हो, आप तो अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम कर सकते हो, अगर आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से काम किया, कोई फ्रॉड डिटेक्ट हो गया, ठीक है, हम उसको दुनिया के सामने ले आएंगे। अगर हमारे स्टैंडर्ड्स के साथ काम करने के बाद भी अगर कोई फ्रॉड डिटेक्ट नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, हमने हमारा काम किया है, ये रीजनेबल अश्योरेंस है। लेकिन जब कोई रिपोर्ट पढ़ता है हमारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है, तो वो हमसे एक्सपेक्टेशन रखता है कि हमने सारे फ्रॉड को डिटेक्ट किया होगा, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, और जो लास्ट में मैंने बताया, फर्स्ट में बात मैंने करी कि भाई लोगों को लगता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी वो हमारी है, वो हमारी नहीं है, वो मैनेजमेंट की है, दिस इज कंसीडर्ड एज एक्सपेक्टेशन गैप। ठीक है, ये हमारे कुछ सर्टेन एग्जांपल है, और हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते, हम सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस ही दे सकते हैं, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड भी यही कह रहा है कि भाई आपको सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस लेना है। ये एक्सपेक्टेशन गैप है। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो। Yes. कल इसके लिमिटेशंस पढ़ लेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं, चैप्टर में खत्म हो जाएगा ये कल। ठीक है, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, कोई डाउट हो तो बता दो अभी तक, एक बार कल पढ़ के आना, ताकि कोई डाउट हो तो आप मेरे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तेरा पेपर पैटर्न कैसे आता है? पेपर पैटर्न आपका केस स्टडी बेस्ड रहेगा। सेक्शन सी में कैसे आएंगे? इसमें सेक्शन सी। सेक्शन सी में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, देखो। वो लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं ना 20 मार्क्स के, तो ऑडिट में उसका क्या स्ट्रक्चर है? नहीं, वैसा नहीं है इसमें, मैं बता दूंगा आपके साथ ना, डिस्कस कर लूंगा पेपर पैटर्न, अभी भी ये कल कर लेंगे एक बार प्रॉपर। ठीक है, ओके सर। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो केस स्टडी बेस्ड ही रहते हैं क्वेश्चन, चाहे वो सी हो बी हो ये। हाँ, ठीक है भाई, कोई डाउट ओ। अभी तक समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा हूँ। नो सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है नेयल, फिर कल क्लास कंटिन्यू करते हैं ना,